स्कीम 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। इसका बेनिफिट है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स ले सकते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स मतलब कौन? ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ है, ठीक है, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यूआरएमपी स्कीम का जो बेनिफिट है जीएसटी नंबर वाइज मिलेगा, जीएसटी वाइज अवेलेबल है। इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सपोज करो 4.5 करोड़ है, ठीक है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज करो एक्स लिमिटेड है वो 3 स्टेट्स में वर्क कर रही है, इसकी फैक्ट्रीज है वो 3 स्टेट्स में है। कहाँ पे? सपोज करो एक राजस्थान में है, एक हरियाणा में है और एक गुजरात में है, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे इन तीनों का मिलाकर जो एग्रीगेट टर्नओवर बनता है वो 4.5 करोड़ है, ठीक है। अभी क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट है वो एक्स लिमिटेड चाहे तो सपोज उसका मन है कि हरियाणा में तो मैं राजस्थान में तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाऊं और हरियाणा में और गुजरात में मैं क्या करूं एज एक नॉर्मल टैक्स पेयर के जैसे मैं मंथली रिटर्न्स फाइल करूं, तो यस इट इज अलाउड। कंपोजिशन स्कीम के जैसे नहीं है कि या तो सब जगह पे कंपोजिशन स्कीम लो या फिर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट आप कहाँ पे लेना चाहते हो ये आपकी विल एंड विश पे है, ठीक है। जितने जीएसटी नंबर है आप उतने ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में क्वार्टरली आपको रिटर्न्स फाइल करना है। क्वार्टरली रिटर्न्स बोले तो क्या? जीएसटीआर 1 है जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स है उनको मंथली फाइल करना होता है। यहाँ पर इस स्कीम में आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, मतलब आपको पूरे साल में सिर्फ 4 जीएसटीआर 1 फाइल करने पड़ेंगे और 4 ही जीएसटीआर 3 भी फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अभी भाई रिटर्न्स तो बोल दिया आपने कि आप क्या करो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर दो, ठीक है, बट जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। अभी ये क्यों डाला गवर्नमेंट ने? सपोज करो एक कोई कंपनी है, सपोज करो ये ए लिमिटेड है, ठीक है, ये क्यूआरएमपी स्कीम में है, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगी क्यूआरएमपी स्कीम में, मतलब क्या हुआ कि जीएसटीआर 1 है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगी, जीएसटीआर 3 भी है वो भी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेगी, मतलब 3 महीनों से ये फाइल करेगी, ठीक है, मतलब 3 महीनों से फाइल करेगी। तो अगर ऐसा रखते कि टैक्स भी 3 महीनों से पे हो रहा है तो क्या होता कि ए लिमिटेड ने सपोज करो ये एक्स वाई और जेड को क्या किए, गुड सप्लाई किए, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये एक्स वाई और जेड ये गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि भाई ये अगर क्यूआरएमपी स्कीम में है तो हमारी क्या गलती, हमको तो क्रेडिट हर महीने चाहिए होता है क्योंकि हम तो मंथली स्कीम में है, हमको तो हर महीने टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको क्रेडिट भी हर महीने चाहिए, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। ऐसा तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती कि ए लिमिटेड को बोले कि भाई तू तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना, क्वार्टरली टैक्स पे करना तो मेरे को, बट इनको हम मंथली बेनिफिट दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। गवर्नमेंट को तो पहले मिलेगा फिर गवर्नमेंट देगी, ऐसे तो क्रेडिट दे नहीं सकती। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम रखा है कि भाई रिटर्न्स तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है, बट जो टैक्स है वो आपको मंथली बेसिस पे पे करना पड़ेगा। कैसे पे करेंगे इसका मैकेनिज्म है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करना है, बट जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको मंथली बेसिस पे पे करना है, ठीक है ना, ओके। अभी हम लोग इस स्कीम को आगे और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी है वो समझते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया सब कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना है, अप टू 5 करोड़ रुपीस तक है, उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कितना एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू ₹5 करोड़, एग्जैक्ट 5 करोड़ है तो मिल जाएगा बेनिफिट, बट 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो 5 करोड़ है ये कब चेक करेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कुछ रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यूआरएमपी स्कीम उनको मिल ही नहीं सकती। सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को एक्सक्लूड किया है, वो कौन है, supplier of OIDR services located in non-taxable territory and providing such services to a non-taxable online recipient opted under Rule 61 of CGST Rules 2017। किसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पर्सन है, OIDR सर्विसेज का सप्लायर। OIDR सर्विसेज मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज
फॉरेन में कोई पर्सन है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वो लोकेटेड है, OIDR का सप्लायर, और वो इंडिया में इंडिविजुअल्स को, मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट्स को वो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, OIDR सर्विसेज। और उसने क्या किया हुआ है, रूल 61A में खुद को क्या किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो फिर इस पर्सन को QRMP स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाकी सारे जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूड सिर्फ इस एक को किया है। ओके, अच्छा, अभी सपोज करो मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना है, सपोज करो 3 करोड़ है, तो क्या मुझे ऑटोमेटिकली स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा? नो, दिस स्कीम इज ऑप्शनल। आपको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप पे नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, ओके, और ऑप्शन मैंने एक्सरसाइज कर दिया तो क्या होगा, देन भाई आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो और मंथली टैक्स पे करो। ठीक है ना? ओके, अभी रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शन, पहली रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि भाई आप जिस मंथ में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैंने बताया था ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो जिस मंथ में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसके जस्ट प्रीवियस मंथ का आपने रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए। मैं अगस्त मंथ में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तो इससे जस्ट पहले वाला मंथ कौन सा हुआ, जुलाई का मंथ हुआ, तो जुलाई का रिटर्न मैंने ड्यूली फाइल किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा, ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर दिया तो क्या हर फाइनेंशियल ईयर में एक्सरसाइज करना पड़ेगा? नो, हर बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार एक्सरसाइज कर दिया तो वो कंटिन्यूइंग नेचर का है। ठीक है, उसके बाद में कब तक आप इस ऑप्शन को इस ऑप्शन में रहोगे, दो अगर बातें होती है तो आप आउट हो जाओगे इससे, अदरवाइज ये ऑप्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। वो दो बातें कौन सी है? सबसे पहले, पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल, कि भाई ऑप्शन मैंने सपोज करो 2 साल पहले एक्सरसाइज किया था, ठीक है, तब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है वो 3 करोड़ रुपए था। ठीक है, अभी 2 साल बाद में आज मेरा जो टर्नओवर है वो क्या हो गया, एक्सीड हो गया 5 करोड़ को, तो क्या हो गया, मैं इनएलिजिबल हो गई स्कीम से, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगी, बाहर आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, या फिर भाई मैंने ले तो लिया कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पे जोश जोश में सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। अभी लेते ही मेरे को 2-4 महीने में समझ आ गया यार कोई मतलब नहीं है, टैक्स तो जब मंथली पे करना ही है तो फिर फालतू में क्यों इस स्कीम में रहना, तो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन हो गया, तो अब मैं क्या करती हूँ कि भाई जैसे ऑप्ट इन किया था वैसे मैं ऑप्ट आउट कर लेती हूँ, तो उस दिन भी क्या हो जाऊंगी मैं, जब मैं खुद से ऑप्ट आउट कर लेती हूँ तो भी मैं स्कीम से बाहर आ जाऊंगी। सिर्फ ये 2 ही सिचुएशंस ऐसी है जब आप बाहर आ जाओगे, अदरवाइज क्या है, ये ऑप्शन है एक बार एक्सरसाइज कर लिया वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ओके, अच्छा जी, उसके बाद कि ऑप्शन आपने बोल दो दिया कि भाई ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, तो इसके लिए कुछ डेट भी दी होगी गवर्नमेंट ने, वो डेट क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ने ऑप्शन एक्सरसाइज करने का एक टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड बोले तो क्या, सपोज करो आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए आपको क्या करना है, QRMP स्कीम में ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम पीरियड दिया है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगर आप करते हो तो हम आपको इस क्वार्टर में QRMP स्कीम का बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, वो टाइम पीरियड क्या है वो अब हम लोग देखते हैं। लैंग्वेज है वो क्या कहती है, ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन अ स्पेसिफाइड पीरियड ओनली and this period starts from first day of second month of preceding quarter and ends on last day of first month of the quarter in which option is exercised। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो मुझे क्या करना है, जुलाई टू सितंबर मंथ के लिए, जुलाई टू सितंबर मंथ से मैं चाहती हूँ कि मैं QRMP स्कीम में आ जाऊं। ठीक है, तो मैं बेनिफिट कब से लेना चाहती हूँ, जुलाई से सितंबर क्वार्टर तक। ठीक है, ओके, तो लैंग्वेज क्या कहती है, इसके लिए आप क्या चेक करो, ऑप्शन कब से एक्सरसाइज कर सकते हो, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, स्टार्टिंग टाइम पीरियड उसका होगा प्रीसीडिंग क्वार्टर पे जाओ। ठीक है, जुलाई टू सितंबर से जस्ट पहले वाला क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, कौन सा होगा, अप्रैल मई और जून, ये क्वार्टर होगा। अभी लैंग्वेज क्या कहती है, प्रीसीडिंग क्वार्टर, ये हमने देखा, उसका सेकेंड मंथ क्या है भाई, ये
मई है, ठीक है, ओके, मई का फर्स्ट डे, ठीक है, सेकेंड जो ये मंथ है उसका फर्स्ट डे, यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट मई। तो ऑप्शन आप कब से एक्सरसाइज कर सकते हो, आप फर्स्ट मई से एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। कब तक एक्सरसाइज कर सकते हो, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। हम इस क्वार्टर के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसका जो फर्स्ट मंथ है यानी कि जुलाई मंथ, उसका कौन सा डे, लास्ट डे, यानी कि जुलाई का लास्ट डेट क्या हुई, 31 जुलाई। सो इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि अगर मैं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहती हूँ, तो मैं ऑप्शन कब से कब तक एक्सरसाइज कर सकती हूँ, फर्स्ट मई से लगा के 31 जुलाई के बीच में कभी भी मैं ये ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ठीक है, समझ में आया ये, ओके। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पर्सन है जो एक बार क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर लेता है वो कंटिन्यू रहता है, बट दो सिचुएशंस में क्या होता है, वो उस क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आ जाता है। उसमें से एक हमने जो केस देखा था वो क्या था कि अगर किसी पर्सन का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से क्रॉस कर गया तो भी वो क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आ जाएगा। क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आना मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन है वो लैप्स हो जाएगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया लिमिट को, ठीक है। अभी ऑप्शन लैप्स कब से होगा, क्या जिस पर्टिकुलर डेट को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया 5 करोड़ को, क्या उसी डेट से मैं स्कीम से बाहर आ जाऊंगी, क्या उसी डेट से मेरा ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। सपोज करो मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं और मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो नवंबर मंथ में क्या हो गया, क्रॉस कर गया 5 करोड़ को, ठीक है। तो क्या मैं नवंबर मंथ से ही ऑप्ट आउट हो जाऊंगी, क्या नवंबर मंथ में ही मेरा ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, और मुझे ऑप्शन लैप्स हो जाने का मतलब क्या है, क्या नवंबर मंथ ऑनवर्ड्स मुझे मंथली रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, क्या गवर्नमेंट मुझे क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट है वो नवंबर के बाद में अलाउ नहीं करेगी, तो नो। लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि आपको चेक करना है कि आप किस क्वार्टर में ऑप्ट आउट, किस क्वार्टर में आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो क्या हो गया है, क्रॉस हो रहा है। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कब क्रॉस हुआ, नवंबर मंथ में क्रॉस हुआ। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ये वाला जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में तो आप क्या करो, क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करो, आपका जो ऑप्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ऑप्शन लैप्स कब से होगा भाई, उस क्वार्टर के जस्ट सक्सीडिंग क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। तो मेरा ऑप्शन है वो कब मतलब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है वो कब क्रॉस किया, नवंबर में क्रॉस किया। तो लॉ क्या कहता है कि ये वाला जो क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें तो मैं क्या करूंगी, क्यूआरएमपी में ही रहूंगी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर है यानी कि जैन टू मार्च वाला जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर से मैं क्या हो जाऊंगी, मैं बाहर आ जाऊंगी उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी कि फर्स्ट जैन ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा, मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगी और मुझे क्या करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न्स है वो मुझे फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ आया, ओके। अच्छा जी, तो जैसे ही बाहर आ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भाई आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑप्ट इन करने के लिए फॉर्मेलिटीज होती है वैसे ऑप्ट आउट करने के लिए भी फॉर्मेलिटीज होती है। तो ऑप्ट आउट की डेट्स क्या रहेगी भाई, तो भाई डेट्स या फिर टाइम पीरियड है वो सेम है जो अभी हमने देखा था, ये हमने पढ़ा था ना ये वाला, कि ऑप्शन एक्सरसाइज आप किस टाइम पीरियड में कर सकते हो, वो सेम चीज, वो सेम टाइम पीरियड, वो सेम रूल है ऑप्ट आउट करने के लिए भी, ठीक है ना। तो ऑप्ट आउट करने का टाइम पीरियड भी वही सेम रहेगा, ठीक है ना, ओके। क्यूआरएमपी स्कीम का डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो रूल 59 पर पड़ा है। रूल 59 जीएसटीआर 1 कैसे फर्निश होगा, किसको फर्निश करना पड़ेगा, कब फर्निश करना पड़ेगा, इन सब के बारे में बताता है। तो पहले तो क्या होता था, रूल 59 की सिंपल सी लैंग्वेज थी कि भाई सब लोगों को क्या करना है, जीएसटीआर 1 है मंथली बेसिस पे फाइल करना है। बट क्योंकि अब क्यूआरएमपी स्कीम आ गई है तो रूल 59 की जो लैंग्वेज है वो सब्सटीट्यूट की है गवर्नमेंट ने, अभी ऑल टुगेदर नई लैंग्वेज है। तो वो नई लैंग्वेज क्या कहती है वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो पहले क्या होता था, सिर्फ मंथली बेसिस पे फाइल कर सकते थे। अभी जो नई लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि जीएसटीआर 1 है वो इधर मंथली बेसिस पे फाइल किया जा सकता है या फिर क्वार्टरली बेसिस पे भी फाइल किया जा सकता है,
ठीक है, मंथली बेसिस में तो कोई चेंज है नहीं। चेंज कहाँ पे है? जहाँ पे QRMP वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए चेंज है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज करो कोई एक पर्सन है QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड है, वो सपोज करो उसके जैन टू मार्च क्वार्टर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ओके, मार्च क्वार्टर है, सपोज करो मार्च मंथ है, मार्च मंथ जब एंड होगा तब क्वार्टर भी एंड होगा। तो क्वार्टर एंड होगा तो क्या होगा? GSTR1 है वो फाइल होगा। तो GSTR1 फाइल होगा तो क्या होगा? रिसिपिएंट के उसमें जो 2A 2B है वहां पे क्या होगा? ऑटो पॉपुलेट होके डिटेल्स आएगी इसके सप्लाई की। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले लेगा। बट जैन और फेब मंथ में क्या होगा? जैन मंथ एंड होगा, फेब मंथ एंड होगा, उसमें अगर किसी रिसिपिएंट को क्रेडिट चाहिए तो वो क्रेडिट है वो ये सप्लायर है, QRMP वाला सप्लायर है, ये कैसे पास ऑन करेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है। उस फैसिलिटी का नाम क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF या IF2। ठीक है, IF2 बोलो, IFF बोलो या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बोलो, एक ही बात है। तो IF2 क्या है? GSTR1 के जैसा, जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत सुपर सिंपल स्टेटमेंट है। ये आप कब फाइल कर सकते हो? कोई भी सप्लायर जो QRMP में रजिस्टर्ड है और क्वार्टरली बेसिस पे GSTR1 फाइल करता है, उसके लिए एक ऑप्शनल फैसिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, यानी कि इस क्वार्टर की बात करें तो जनवरी और फरवरी मंथ में वो पर्सन क्या कर सकता है, ये IF2 है वो फर्निश कर सकता है और इसमें क्या कर सकता है, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, एक बार वो जब ये डिटेल्स अपलोड करेगा तो वो रिसिपिएंट के GSTR 2A या 2B में क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके आएगी और उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है? क्रेडिट ले सकता है। ठीक है ना? ओके, तो अभी ये हमने सिस्टम देखा। तो अभी IF2 एग्जैक्टली है क्या, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, IF2 में डिटेल्स फर्निश करना ऑप्शनल है। ठीक है, सपोज करो एक्स लिमिटेड है, वो क्या है, वो इसमें रजिस्टर्ड है QRMP स्कीम में। अभी जो एक्स लिमिटेड है इसकी मर्जी पे है कि वो IF2 है फर्स्ट 2 मंथ्स में वो फर्निश करे या नहीं करे। सपोज करो ये जो सप्लायर है QRMP वाला, इसके जो रिसिपिएंट्स है वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड है, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये चाहे उनको क्रेडिट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर क्या करे? वो तो वेट करेंगे नहीं कि भाई ये कब अपना रिटर्न फाइल करेगा, कब मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो उस सिचुएशन में वो IF2 है वो नहीं फर्निश करेगा फर्स्ट 2 मंथ्स में, उसको कुछ भी नहीं करना है। उसको सिर्फ जब क्वार्टर एंड होगा तो उसको GSTR1 फाइल करना है। ठीक है, ओके, तो IF2 क्या हो गई? ऑप्शनल हो गई। QRMP वाला जो सप्लायर है उसकी मर्जी है, वो चाहे तो अपलोड करे IF2 में या फिर नहीं करे। ठीक है ना? नहीं करता है और एक जो क्वार्टरली रिटर्न है, सॉरी क्वार्टरली GSTR1 है वो फर्निश करता है तो भी चल जाएगा। बट उसके अगर रिसिपिएंट्स को क्रेडिट चाहिए तो फिर उसको IF2 है वो ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, चलो IF2 ऑप्ट किया तो क्या पूरे 3 महीने के लिए आपको IF2 फर्निश करना है? नो, IF2 की फैसिलिटी है वो सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर में ही अवेलेबल है। जैन टू मार्च की बात करते हैं तो जनवरी और फरवरी में ही वो IF2 फर्निश कर सकता है। जब मार्च खत्म होगा तब तो क्या होगा? क्वार्टर एंड होगा, तो उस टाइम तो GSTR1 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसकी फैसिलिटी सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ्स में ही अवेलेबल है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या IF2 के थ्रू कितने भी वैल्यू के इनवॉइसेस अपलोड किए जा सकते हैं? नो, लॉ में एक सीलिंग दे रखी है कि हर एक मंथ में, मतलब किसी भी क्वार्टर में फर्स्ट 2 मंथ्स में आप IF2 फर्निश करोगे तो हर एक इंडिविजुअल मंथ में आपको चेक करना है इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है, क्यूमुलेटिव वैल्यू, वो कितनी होनी चाहिए। सारे इनवॉइसेस की जो वैल्यूज है उनको उनकी टोटल कर लो। 50 लाख रुपीस तक की जो इनवॉइसेस है वो आप एक महीने में अपलोड कर सकते हो IF2 के थ्रू। उससे ज्यादा है आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? इंडिविजुअल हर एक मंथ में हम देखेंगे। ठीक है ना? ओके, अच्छा, उसके बाद जो इनवॉइस आपको अपलोड करना है IF2 में, ये फैसिलिटी आपको कब कब अवेलेबल होगी? क्या आप थ्रू आउट द मंथ फर्निश कर सकते हो IF2? नो, गवर्नमेंट ने क्या लॉ प्रोवाइड किया है कि आप कब फाइल कर सकते हो? फर्स्ट डे टू 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ।
मतलब सपोज करो हम लोग जनवरी मंथ की बात करते हैं, जनवरी मंथ में जितने भी इनवॉइसेस इश्यू हुए उनकी जो डिटेल्स है IF2 में फरवरी मंथ के फर्स्ट डेट यानी कि 1 फरवरी टू 13 फरवरी के बीच में क्या कर सकते हैं, अपलोड की जा सकती है। तो IF2 फर्निश करने की फैसिलिटी है वो सिर्फ इन 13 डेज में ही क्या होगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आप नहीं कर सकते हो। मतलब जनवरी मंथ के जो इनवॉइसेस है उनकी आपको डिटेल्स अपलोड करनी है IF2 में। ठीक है, तो वो सिर्फ आप फरवरी मंथ में ही कर सकते हो। वंस ये 13 डेट खत्म हो चली गई, उसके बाद में आप जनवरी मंथ का कोई भी इनवॉइस है वो उसके आगे वाले मंथ के IF2 में अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा GSTR1 का। तो क्वार्टरली GSTR1 में कोई इनवॉइसेस रह गए तो वो आप क्या कर सकते हो, आप जब भी क्वार्टरली GSTR1 फाइल करोगे आपको वहां पे करना है। ठीक है, अगले महीने के IF2 में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्या एक साथ सारे इनवॉइसेस फर्निश करने हैं IF2 में? नो, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी कि आपकी मर्जी है, 1 से 13 के बीच में आप चाहे तो सारे एक साथ अपलोड कर लो या थोड़े थोड़े करके करो, आपकी मर्जी है। 1 से 13 के बीच में आप कैसे भी अपलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्या मैंने मेरी जो कुछ सप्लाईज की डिटेल्स है मैंने IF2 में फर्निश करी, तो क्या जब मैं GSTR1 फाइल करने जाऊंगी क्वार्टर एंड होने पे क्या मुझे वापस से फर्निश करनी पड़ेगी? नो, एक बार IF2 में फर्निश कर दी तो फिर आपको वापस से GSTR1 में जो आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करोगे उस टाइम आपको वापस से फर्निश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, IF2 में जो भी आप फर्निश करोगे वो 2A 2B में ठीक वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी जैसे आप GSTR1 फाइल करते हो रिफ्लेक्ट होती है ना, सेम वे में वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज अपन लोग देखते हैं। क्या कोई एक पर्सन है उसने IF2 में उसको डिटेल्स फर्निश करनी है। ठीक है, सपोज करो उस पर्सन ने किसी पर्टिकुलर मंथ में उसने 10 इनवॉइसेस है वो इश्यू किए, 10 सेल इनवॉइसेस इश्यू किए। ठीक है, बट उसमें से उसके दो रिसिपेंट ही ऐसे जिनको क्रेडिट चाहिए, तो क्या वो IF2 में क्या सिर्फ 2 इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है क्या? तो यस, इट इज अलाउड। वो चाहे तो 2 इनवॉइसेस है वो तो IF2 में फर्निश कर दे और रिमेनिंग 8 इनवॉइसेस है जब वो GSTR1 फाइल करने जाएगा क्वार्टर एंड होने पे तो उस टाइम वो रिमेनिंग 8 इनवॉइसेस है वो उस टाइम भी अपलोड कर सकता है। उसकी मर्जी है, चाहे तो सारे के सारे 10 इनवॉइस है सब्जेक्ट टू 50 लाख की जो लिमिट हमने अभी देखी थी। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू की, सब्जेक्ट टू दैट लिमिट। ठीक है ना, वो चाहे तो एक साथ भी सारी अपलोड कर सकता है IF2 में और चाहे तो कुछ इनवॉइसेज है वो IF2 में अपलोड कर दिए, रिमेनिंग उसने रख दिए और वो GSTR1 में अपलोड करे। ठीक है, उसकी मर्जी पे है। ओके जी, तो IF2 में कौन कौन सी डिटेल्स आएगी? B2B सप्लाईज आएगी, रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सप्लाई की है वो IF2 में आएगी। रीजन बीइंग कि IF2 का मेन पर्पस क्या है कि आप सामने वाले को क्रेडिट दे दो, उसका क्रेडिट हैंग नहीं होना चाहिए मेयरली बिकॉज कि जो सप्लायर है वो QRMP स्कीम में है। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है इसका? क्रेडिट पास ऑन करने का पर्पस है। जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तो क्रेडिट की बात ही नहीं आती। तो भाई जो अनरजिस्टर्ड को जो सेल की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे क्यों देनी? ठीक है, तो क्या लिखा भाई कि जितनी भी सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो उनकी डिटेल्स है वो आप IF2 में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और क्या, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यू किया तो उसकी डिटेल्स भी आप IF2 में दे सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई IF2 की बात। अभी GSTR1 में कौन कौन सी डिटेल्स कैसे कैसे अपलोड करनी है, ये वाला जो प्रोविजन है एग्जैक्टली सेम है जो बिफोर जो ओल्ड रूल में जो प्रोविजन था एग्जैक्टली सेम टू सेम है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रफली, हम लोग एक बार फटाफट ये देख लेते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। तो आपकी जो आउटवर्ड सप्लाईज है, सबसे पहले तो आप देखो B2B सप्लाईज। तो अगर B2B सप्लाईज है मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया है तो उसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स है। ठीक है, सपोज 500 इनवॉइसेस इश्यू किए B2B में तो सारे के सारे 500 इंडिविजुअली एक एक इनवॉइस आपको अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा B2C है मतलब अनरजिस्टर्ड को अगर सप्लाई किया, ठीक है, तो चेक करो इंटरस्टेट सप्लाईज के इनवॉइसेस है वो एक साथ लो। ठीक है, उसके बाद देखो कौन कौन से ऐसे इनवॉइसेस है जिसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। बड़ा अमाउंट बोले तो क्या, बड़ा अमाउंट मतलब ऐसा इनवॉइस जिसकी जो वैल्यू है वो 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है। उन इनवॉइसेस को तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इनवॉइस की जो इंटरस्टेट सप्लाई है बट इनवॉइस की जो वैल्यू है दैट इज अप टू ₹2,50,000 तो उसमें आपको क्या करना है, स्टेट वाइज प्लस रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी है। मतलब इंटरस्टेट तो है भाई,
सपोज करो मैं राजस्थान की, मैंने महाराष्ट्र वाले को सप्लाई किया, तो मैं क्या करूंगी, महाराष्ट्र की सारी जो डिटेल्स है वो क्या कर दूंगी, उसको क्यूमुलेट कर दूंगी मैं। और क्यूमुलेट भी कैसे, सपोज करो मैं दो तरह के गुड्स बेचती हूँ, एक 18% वाले और एक 5% वाले। तो महाराष्ट्र में मैंने 18% वाले कितने सेल किए और 5% वाले कितने सेल किए, उनकी डिटेल्स है अलग अलग मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी और उसको क्या कर दूंगी, शो कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो क्या करना है, B2C का केस है, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो भाई कंसोलिडेटेड डिटेल्स, टोटल डिटेल्स मुझे अपलोड करनी है फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। 18% वाले की टोटल करूंगी और वो अलग देनी है मुझे, और 5% वाले की टोटल करूंगी वो मुझे अलग देनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी, अभी हम बात करते हैं उन महानुभावों की जिनको गवर्नमेंट GSTR 1 फाइल नहीं करने देगी, IF2 है वो भी फाइल नहीं करने देगी। तो वो महानुभाव कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अगर QRMP वाला टैक्स पेयर है तो, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो हम चेक करेंगे क्या उन महाशय ने जो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड बोले तो क्या QRMP है, तो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब क्या हो गया, प्रीसीडिंग क्वार्टर हो गया। तो उन महाशय ने क्या जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है क्या, अगर रिटर्न कौन सा, GSTR 3B। तो कोई एक पर्सन है, सपोज करो उसने जैन टू मार्च क्वार्टर का जो GSTR 3B है वो फाइल नहीं किया, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम GSTR 1 नहीं फाइल करने देंगे। ठीक है, IF2 में वो फर्निश करना चाहेगा, हम वो फैसिलिटी भी उसको नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, वही अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है तो क्या होगा, नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में हम लोग चेक करेंगे प्रीवियस 2 मंथ्स का रिटर्न क्या उसने फाइल किया है क्या। सपोज करो जनवरी मंथ में हमको चेक करना है कि उसको GSTR 1 फाइल करने देंगे या नहीं करने देंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे, प्रीसीडिंग 2 टैक्स पीरियड। तो जनवरी से पहले 2 टैक्स पीरियड क्या हो गए, मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है ये, तो नवंबर और दिसंबर चेक करो क्या उन दोनों मंथ्स के रिटर्न उसने फाइल किए हैं, यस किए हैं, तब तो भाई देखो GSTR 1 फाइल करने देंगे, नहीं किए हैं तो GSTR 1 की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, अभी थर्ड कैटेगरी के लोग कौन से, ऐसे लोग जिनके ऊपर रूल 86B की जो रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो 86B की रेस्ट्रिक्शन वाले लोगों के लिए हम क्या चेक करेंगे कि इन लोगों ने अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं फाइल किया है, 3B नहीं फाइल किया है, तो इनको हम GSTR जो 1 है या फिर IF2 है वो फाइल नहीं करने देंगे। अब ये जो 86B की जो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, 99% और 1% जो अभी हमने पढ़ा था, वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो QRMP वाले पे भी एप्लीकेबल होती है और नॉर्मल टैक्स पेयर पे भी एप्लीकेबल होती है। तो QRMP वाला है तो हम देखेंगे क्या वर्ड यूज किया, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। तो QRMP के केस में तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्वार्टर हो जाएगा, और नॉर्मल पर्सन अगर है, नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मतलब प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर 86B वाली रेस्ट्रिक्शन लगती है तो उसने एक भी महीने का अगर रिटर्न है वो डिफॉल्ट कर दिया, एक भी महीने का 3B अगर डिफॉल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसको GSTR 1 है वो फाइल नहीं करने देंगे। ठीक है, ओके जी, चलो जी, अब हम लोग देखते हैं कि GSTR 1 या IFF फाइल करने की जो ड्यू डेट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन QRMP, उनके केस में क्या होगा। तो उनके केस में क्या है, 11th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड। तो अदर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब मंथली बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो सपोज करो मई मंथ का चेक करना है, मई मंथ का GSTR 1 कब फाइल करना है इनको, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि मई मंथ का करना है 11 जून से पहले पहले। ठीक है, अच्छा जी, अगर QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड है तो क्या देखेंगे भाई, तो 13th है, ये यहाँ पे जो ये मई मंथ की ही अगर अपन बात करते हैं, तो अगर QRMP में रजिस्टर्ड है तो ये डेट क्या हो जाएगी, 13th जून हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं GSTR 2A और 2B क्या होता है। GSTR 2A और 2B के बारे में सारी डिटेल्स है वो कहाँ पे दे रखी है, रूल 60 है CGST रूल्स का, उसमें गिवन है।
अभी ये जो रूल 60 है ये पूरा की पूरा सब्स्टिट्यूट हुआ है। जो ओल्ड रूल होता था उसमें सिर्फ GSTR 2A का रेफरेंस होता था। पहले क्या सिस्टम होता था, कोई भी एक पर्सन है, सप्लायर है, उसने अपना GSTR 1 फाइल किया, उसकी जो सप्लाई की डिटेल्स है वो रिसिपिएंट के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होता था, और वो उन डिटेल्स के बेसिस पे क्या होता था, रिसिपिएंट है वो क्रेडिट ले लेता था। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने एक 2B है वो और इंट्रोड्यूस किया है। तो ये GSTR 2A और 2B क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ये सब अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं GSTR 2A क्या होता है। GSTR 2A है, ये बेसिकली आपकी इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स बताता है। क्या बताता है, इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स। अब इनवर्ट सप्लाईज यानी कि आपकी जो परचेसेस है वो किसी से भी हो सकती है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर से हो सकती है, QRMP टैक्स पेयर से हो सकती है, एक NRTP से हो सकती है, ISD के थ्रू हो सकती है, या फिर और भी कोई किसी भी कैटेगरी का सप्लायर है उसके थ्रू हो सकती है। तो आपकी जितनी भी इनवर्ट सप्लाईज है वो सारी की सारी क्या होगी, आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, भले ही आपका जो सप्लायर है वो GSTR 1 फाइल कर रहा है, भले ही वो GSTR 5 फाइल कर रहा है, GSTR 6 फाइल कर रहा है, GSTR 7 फाइल कर रहा है, ये सारी के सारे जो भी उन्होंने अपने सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न में जो जो भी चीजें हैं, वो जो जो भी ट्रांजेक्शन है अपडेट किए, वो सब आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा कोई SEZ यूनिट है, डेवलपर है, फिजिकली आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उन सब की डिटेल्स भी क्या होगी, क्योंकि आपकी इनवर्ट सप्लाईज है तो आपकी GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, 2A है वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। रियल टाइम बेसिस पे बोले तो क्या बोले, तो कोई एक पर्सन है, उसने सपोज करो आज अपना GSTR 1 फाइल किया, तो सेम टाइम पर वो डिटेल है वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोई एक पर्सन है, सपोज करो X लिमिटेड। ठीक है, इस X लिमिटेड ने क्या किया, तीन लोगों से गुड्स है वो परचेज किए, एक A था, एक B था और एक C था। ठीक है, सपोज करो हम लोग जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई मंथ में X लिमिटेड ने ABC से परचेज किया। अभी जुलाई मंथ का जो GSTR 1 होता है उसको फाइल करने की ड्यू डेट है वो अगस्त में आती है। ठीक है, अब इन तीनों में से सिर्फ A ही ऐसा है जिसने टाइमली क्या किया, अपना GSTR 1 फाइल किया, तो इसने अगस्त में फाइल किया। B थोड़ा सा लेट लतीफ है, इसने नवंबर में किया, और C है, इसने तो अगले साल जनवरी में किया। ठीक है, तो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है का क्या मतलब है कि जैसे ही A ने अपना GSTR 1 फाइल किया, यानी कि अगस्त मंथ में, उसी टाइम ये जो X लिमिटेड के जुलाई मंथ का GSTR 2A है उसमें ये वाली एंट्री है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कुछ महीनों बाद सपोज करो जनवरी में C ने फाइल किया, नवंबर में B ने फाइल किया, तो जैसे ही नवंबर में B ने फाइल किया वैसे ही क्या हो जाएगा, X लिमिटेड का जुलाई मंथ का 2A है वो क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी मंथ में C ने फाइल किया तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, ये जुलाई मंथ का 2A है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पता लगा सकते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि अब तक जुलाई मंथ में मैंने जितने भी परचेजेस किए थे उसमें से कितने सप्लायर्स ने अपना जो GSTR 1 है या IF2 है वो फाइल कर दिया है। ठीक है, तो 2A का पर्पस है वो लिमिटेड है। ठीक है, इनवर्ट सप्लाईज के बारे में ये बताता है, इसके बेसिस पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो क्रेडिट किसके बेसिस पे ले सकते हैं भाई, क्रेडिट लेने के लिए गवर्नमेंट ने अब GSTR 2B को इंट्रोड्यूस किया है। अभी GSTR 2B क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, ये मंथली बेसिस पे हर महीने में एक GSTR 2B है वो क्या होता है, जनरेट होता है, और 2B में क्या होती है, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स है वो अपडेट होती है, और 2B के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ITC ले सकते हो। तो क्रेडिट लेने के लिए क्या है, GSTR 2B है। ठीक है, अच्छा जैसे GSTR 2A है वो क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहता है, बट 2B के केस में ऐसा नहीं है। 2B है वो पूरे महीने का एक बार है वो जनरेट होगा, और उस पर्टिकुलर मंथ का जो 2B है उसमें अगर आपकी जो जो भी एंट्रीज आ रही है उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी ये तो मैंने बता दिया कि सिर्फ एक बार है वो क्या होगा, जनरेट होगा 2B, तो वो डेट क्या है जिस डेट को 2B है वो जनरेट होगा। ठीक है, अभी
टू बी जनरेट करने की जो डेट है, यानी कि ये वाली जो लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सपोज करो ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसने दो जनों से परचेज किया। सपोज करो ये ए है और ये बी है। ए क्या है? ए नॉर्मल टैक्स पेयर है, और बी क्या है? बी है ये QRMP टैक्स पेयर है। ठीक है, ये क्वार्टरली स्कीम में रजिस्टर्ड है और ये नॉर्मल मंथली रिटर्न्स वगैरह फाइल करता है। ठीक है, अच्छा जी, एक्स लिमिटेड का 2B मंथ में एक बार जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा 2B मतलब क्या हुआ? इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स बता रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स मतलब क्या हुआ? इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो ए और बी है, इन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है वो फर्निश की है या नहीं की है, इन्होंने अपना GSTR 1 या IF2 है वो फर्निश किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक ये लोग अपना GSTR 1 या IF2 फर्निश नहीं करेंगे, वो ये डिटेल्स है ये इसके 2B में आएगी नहीं, मतलब इसका 2B जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ए और बी का क्या फर्निश करना है? इनको GSTR 1 या IF2 फर्निश करना है। ठीक है ना, तो इसकी जो डिटेल्स है, इसकी जो ड्यू डेट्स है, सॉरी, वो दोनों की दोनों क्या है? अलग होती है। नॉर्मल पर्सन के केस में जो GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है वो क्या होती है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, और जो QRMP वाले हैं उनके लिए क्या होती है? 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। अब जब तक ये 11th, और इसकी तो ड्यू डेट क्या हो गई? 11 हो गई, और इसकी क्या हो गई? 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ हो गई। ठीक है, अब जब तक ये दोनों जने अपना GSTR 1 या IF2 फाइल नहीं करेंगे तब तक इसका 2B जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अच्छा, तो मतलब क्या हुआ? 2B कब जनरेट होगा? जब ये दोनों अपना 1 फाइल कर देंगे या IF2 फाइल कर देंगे तब। क्या उसके जस्ट अगले दिन हो जाएगा या उसी दिन हो जाएगा? तो इसके लिए लैंग्वेज लिखी। क्या लैंग्वेज लिखी? अ डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 और IFF विच एवर इज लेटर। मतलब क्या हुआ? जिस दिन आप, मतलब ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपका जो सप्लायर है वो कौन है। भाई मैं तो दोनों तरह के सप्लायर से गुड्स खरीदती हूँ, नॉर्मल से भी खरीदती हूँ और QRMP वाले से भी खरीदती हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन दोनों की जो GSTR 1 या IF2 फाइल करने की जो ड्यू डेट्स है उनमें से जो भी बाद में होती है, तो नॉर्मल वालों की तो हमेशा 11 होगी और QRMP वालों की हमेशा 13 होगी, 13 होगी। तो विच एवर इज लेटर मतलब ये डेट पकड़ो। ठीक है, उसके एक दिन बाद में लैंग्वेज क्या है? अ डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 1 और IFF विच एवर इज लेटर। तो विच एवर इज लेटर मतलब 13 के एक दिन बाद में, यानी कि 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ को क्या होगा? इसका 2B है वो जनरेट होगा। समझ आया? सपोज करो जुलाई मंथ की हम लोग बात करते हैं, तो जुलाई मंथ का जो GSTR 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट है, ए के केस में तो 11th ऑफ अगस्त हो जाएगी, बी के केस में 13th ऑफ अगस्त हो जाएगी। ठीक है, तो विच एवर इज लेटर मतलब 13th अगस्त की डेट पकड़ेंगे इसके एक दिन बाद में, यानी कि 14th ऑफ अगस्त। ठीक है, समझ आया ये? अच्छा, अभी फर्स्ट और सेकंड मंथ का अलग लैंग्वेज लिख दी और थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर की अलग लैंग्वेज लिख दी। ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, 2B जनरेट होने की जो डेट है वो सेम ही रहेगी। लैंग्वेज अलग क्यों रखी है? क्योंकि जो ये QRMP टैक्स पेयर होता है उसके केस में क्या होता है? मंथ का जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स होते हैं उसमें वो IF2 फर्निश करता है और लास्ट क्वार्टर में GSTR 1 फाइल करता है। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? ये GSTR 1 और IF2 विच एवर इज लेटर आएगा, और यहाँ पे सेकेंड में क्या आएगा? सिर्फ GSTR 1 ही आएगा। ठीक है ना, समझ आया? आपका ये जो आंसर है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या समझ आया? अगर आप कंपोजिशन क्या, QRMP टैक्स पेयर से अगर आप गुड्स खरीदते हो, सिर्फ QRMP टैक्स पेयर से खरीदते हो, तो 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आपके। 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ वो डेट हो जाएगी जब आपका 2B जनरेट होगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट लोगे। समझ आया? अच्छा, आप सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर से खरीदते हो, QRMP से खरीदते नहीं हो, तो नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में आपका 2B कब जनरेट होगा? उसकी जो ड्यू डेट क्या होगी? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसके एक दिन बाद में, तो क्या हो जाएगा? 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कौन सी डेट? जब 2B जनरेट होगा। अगर दोनों से खरीदते हो तो ये वाला एग्जाम्पल एप्लीकेबल होगा, विच एवर इज लेटर, और 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ओके,
तो अब 2A और 2B में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। 2A सिर्फ इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स बताता है। जब जब जो सप्लायर है अपना जो GSTR 1 फाइल करेगा तब GSTR 2A है उस पर्टिकुलर मंथ का वो अपडेट होगा, ठीक है। जबकि GSTR 2B है वो स्टैटिक है, एक बार अपडेट हो गया उसके बाद में वो चेंज नहीं होगा। 2B है वो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको कितना क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है। अभी सपोज करो कि एक कोई पर्सन है, उसने क्या किया, उसका जो 2B जनरेट हुआ तो उसके 2B के बेसिस पे वो क्रेडिट लेगा, ठीक है। अभी 2B में हर वो अमाउंट आएगा, हर उस क्रेडिट की डिटेल्स आएगी जिस सप्लायर ने इस बार क्या किया है, रिटर्न फाइल किया, अपना GSTR 1 फाइल किया है। सपोज करो कोई एक पर्सन है, अपन जुलाई मंथ की बात करते हैं, जुलाई मंथ का 2B है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आ सकती है। कुछ ऐसे सप्लायर्स होंगे जो क्या है, लॉ अबाइडिंग है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अगस्त मंथ में अपना बाय द ड्यू डेट उन्होंने अपना क्या किया, GSTR 1 फाइल कर दिया, तो उसका सेम मंथ में मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे पुराने सप्लायर जो अब जागे होंगे, उन्होंने अपना फाइल किया तो उसका क्रेडिट है वो भी क्या होगा, 2B में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो पुराना वाला क्रेडिट भी हो सकता है, इस मंथ का क्रेडिट भी हो सकता है, सब मिलाकर 2B में रिफ्लेक्ट होगा और 2B ये बताएगा कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ में कितना क्रेडिट मिलेगा। वंस जनरेटेड 2B है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि 2A है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आप कैसे पता लगाओगे कि किसी पर्टिकुलर इनवॉइस पे आपको जो क्रेडिट है वो इस मंथ में मिलेगा या अगले मंथ में मिलेगा, ठीक है। मतलब वो आपके 2B में इसी महीने रिफ्लेक्ट हो जाएगा या अगले महीने रिफ्लेक्ट होगा, ये चीज तो क्लियर है। 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो 2B में कब रिफ्लेक्ट होगा ये डेट क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पता लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक चार्ट बनाया है और कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। चार्ट है, ये देखो आप लोग, ये जो चार्ट है इसमें मैंने लैंग्वेज लिखी है बेसिकली। इसी चार्ट को मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से क्या करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। चार्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो आपको लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैंने ये जो चार्ट है इसमें वो लैंग्वेज वाइज उसको किया है। इसी चार्ट को मैं एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इनवॉइस पे हम ये पता लगाएं कि वो हमारे 2B में कब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है वो हमको फॉलो करने हैं, तो वो स्टेप्स अब हम लोग समझेंगे अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो जो सप्लायर है वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सपोज करो वो सप्लायर है वो मंथली GSTR 1 फाइल कर रहा है, क्या फाइल कर रहा है, मंथली GSTR 1 फाइल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो मंथली GSTR 1 फाइल कर रहा है तो आप चेक करो क्या उस पर्सन ने जो इनवॉइस है वो अपलोड किया है उस महीने की 12th डेट से अगले महीने की 11th डेट तक, क्या उसने इस टाइम पीरियड के बीच में इनवॉइस अपलोड किया है क्या। अगर हाँ, इफ यस मतलब उसने क्या किया है 12th to 11th, नेक्स्ट मंथ की 11th तक अगर किया है तो वो वाला जो इनवॉइस है उसी मंथ के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा वो नेक्स्ट मंथ की 2B में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक्स लिमिटेड है वो क्या कर रही है, GSTR 1 फाइल कर रही है मंथली बेसिस पे, ठीक है। एक इनवॉइस है कब का, 5th मई का, ठीक है, 5th मई का है और उसने अपलोड कब किया है, 11th जून को अपलोड किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा मंथली GSTR 1, तो जो टाइम पीरियड है जिसके बीच में इनवॉइस अपलोड करना है वो टाइम पीरियड क्या हुआ, ये मंथली वाला है, तो उस मंथ की मंथली वाले के केस में 11th होती है ड्यू डेट, तो उस महीने की 11th को छोड़ दो, अगली डेट यानी कि इस महीने की डेट अगली डेट यानी कि 12th मई से लगाकर जिस मंथ का इनवॉइस है उस मंथ का तुमको चेक करना है, ठीक है। मंथली है तो 11th डेट पकड़ो, उससे जस्ट नेक्स्ट डेट यानी कि 12th मई से कौन सा जून, 11th जून के बीच में क्या ये इनवॉइस अपलोड हुआ है, अगर हुआ है तो उसी मंथ के
टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ के टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, इनवॉइस है वो 11 जून को अपलोड हुआ है, तो 11 जून इस टाइम पीरियड के बीच में ही आ रहा है। तो अगर इसके बीच में फॉल कर गया तो यस, सेम मंथ में क्या होगा, आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। सपोज करो ये 13 जून को अगर इसने अपलोड किया होता तो क्या होता, तो इस मंथ के टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होता, बिकॉज इस सिचुएशन में ये क्या होता, नेक्स्ट मंथ में चला जाता। ठीक है, समझ आया। ओके, हाँ जी, अभी देखते हैं कि अगर वो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है तो क्या होगा। तो हमको ये चेक करना है, जो पहले हम डेट देखते थे 12th से लगा के 11th, वो डेट अब क्या हो जाएगी, क्वार्टरली वालों की जो डेट होती है उसकी ड्यू डेट 13 होती है, तो 13 को छोड़ दो, 14th ऑफ रेलिवेंट मंथ, क्या देखना है, 14th ऑफ दिस मंथ टू 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ओके, तो अभी अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अपलोड हुआ है तो क्या होगा, टू बी ऑफ सेम मंथ उसी मंथ के टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट मंथ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स लिमिटेड क्यूआरएमपी स्कीम में है, रजिस्टर्ड है, और उसने क्या किया है, उसने एक इनवॉइस की डेट क्या थी, 5th में, और उसने अपलोड किया 15th जून को। ठीक है, क्यूआरएमपी वाला है, तो हम जो टाइम पीरियड देखेंगे, किस टाइम पीरियड के बीच में अपलोड हुआ होना चाहिए, 14th ऑफ दिस मंथ, यानी कि 14th ऑफ मई मंथ का इनवॉइस है, तो 14th ऑफ मई से हम लोग चेक करेंगे, 14th मई टू 13th जून के बीच में। ठीक है, तो 14th मई टू 13th जून, और इसने 13 जून तक तो किया नहीं, इसे तो 2 दिन बाद में 15th जून को किया है। तो अगर इसके बीच में वो होता, मतलब इसके बीच में अगर अपलोड किया होता तो सेम मंथ के टू बी में आ जाता, बट इसमें तो किया नहीं है, 2 दिन बाद में किया है, 15th जून को किया है, तो क्या होगा, इस मंथ के टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये नेक्स्ट मंथ के टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो अभी अगर क्वेश्चन आ जाए, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बिकॉज पूरी क्यूआरएमपी स्कीम में एक यही वो जगह है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बाकी तो आई गेस बहुत ईजी है। जीएसटीआर 3B से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो रूल 61 में गिवन है, ये रूल भी गवर्नमेंट ने सब्स्टिट्यूट किया है, और अब हम लोग देखते हैं कि नए रूल के हिसाब से प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3B है वो फाइल किस किस को करना है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है एक्सेप्ट 6 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ये लोग कौन है जिनको फाइल नहीं करना है, ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर एंड फॉरेन सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। तो इन 6 लोगों के अलावा बाकी सबको क्या करना है, GSTR 3B फाइल करना मैंडेटरी है। जब भी आप GSTR 3B फाइल करोगे तो उसमें जितना भी टैक्स ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, जो भी अमाउंट बनता है वो भी आपको क्या करना है, उसके रिटर्न फाइल करने के साथ साथ में ही पे करना है। ठीक है, अच्छा, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर के केस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्यूआरएमपी टैक्स पेयर जो है वो क्या करेगा, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो लास्ट मंथ होगा क्वार्टर का, उसमें तो समझ में आता है कि वो जब मंथ एंड होगा तब क्वार्टर भी एंड होगा, तो उसका GSTR 3B जाएगा, तो उस 3B के साथ में वो क्या करेगा, टैक्स भी पे कर देगा। प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट 2 मंथ्स की, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में क्या सीन रहेगा, लॉ कहता है कि क्यूआरएमपी टैक्स पेयर को क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ्स होंगे उनमें जितना भी टैक्स बनता है उसका, वो क्या करना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म है GST PMT 06, उस फॉर्म के थ्रू क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे कैसे होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि फर्स्ट 2 मंथ्स का क्या करना पड़ेगा, टैक्स उसको PMT 06 के थ्रू पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अच्छा, ये पेमेंट कब करना पड़ेगा, 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि जनवरी मंथ का जो टैक्स है वो पेमेंट उसको PMT 06 में कब करना है, बाय February 25। ठीक है, अच्छा, ये जो डेट है ये एक्सटेंड कर सकता है कौन, कमिश्नर कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल।
CGST के कमिश्नर ने एक्सटेंड कर दी तो SGST के कमिश्नर के द्वारा एक्सटेंड की हुई मान ली जाएगी, मतलब डीमिंग प्रोविजन है, मतलब दोनों को अलग अलग से एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, एक ने कर दी तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, PMT 06 में जब भी आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट मंथ की जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको क्या चेक करना है कि आपके कैश लेजर में कितना अमाउंट पड़ा है। सपोज करो आपके फर्स्ट मंथ का पेमेंट बनता है 1 लाख रुपीज, ठीक है, कितना बनता है, सपोज करो ये पेमेंट बना 1 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, आपके कैश लेजर में कितना पड़ा है, कैश लेजर में पड़ा है 80,000, ठीक है। तो आपको अब कितना पे करना है PMT 06 से, जितना भी डिफरेंस है, यानी कि ओनली 20,000 आपको पे करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, कैश लेजर का जो अमाउंट है वो आपको कंसिडर करना है। सिमिलरली सेकेंड मंथ की जब हम पेमेंट करने जाएंगे उस टाइम हमको क्या ध्यान में रखना है, उस टाइम हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जो कैश लेजर में कितना पैसा पड़ा है। सपोज करो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ हमारे कैश लेजर में पड़ा है सपोज करो 2 लाख, ठीक है। अच्छा, उस 2 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, उस 2 लाख में से हम लोग ये जो फर्स्ट मंथ का जितना भी हमारा पेमेंट बनता था, फर्स्ट मंथ का कितना बनता था, हमारा पेमेंट बनता था 1 लाख रुपीज, ये देखा था हमने 1 लाख रुपीज का पेमेंट बना है ये, तो ये 1 लाख हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, जितना भी बैलेंस पड़ा है उसमें से क्या करो 1 लाख लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी हमारी लायबिलिटी बनती है उससे कंपेयर करो, रिमेनिंग कितना बचा, ये 1 लाख बचा। लायबिलिटी बनती है सपोज मतलब सेकेंड मंथ में जितना हमको पे करना है, हमारा वो अमाउंट पेबल कितना बनता है, सपोज करो हमारा अमाउंट पेबल बनता है 70,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मंथ हमको कितना पे करना है, 1 लाख माइनस 70,000, यानी कि हमको 30,000 क्या करना है, इस मंथ पे करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसको हम क्या करेंगे, जब हम GST 3B फाइल करने जाएंगे क्वार्टर के एंड पर, तब हम ये जो दो अमाउंट थे इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद अगर कुछ बच गया मेरा तो क्या होगा भाई, तो भाई रिफंड हो जाएगा, सिंपल। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि आपके कैश लेजर में उतना अमाउंट पड़ा होना चाहिए जितनी की आपकी उस पर्टिकुलर मंथ की क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। जितना आपको पे करना बन रहा है उतना तो एटलीस्ट आपके कैश लेजर में होना ही चाहिए। डेबिट कब करोगे आप, जब आप 3B फाइल करने जाओगे उस टाइम आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, कुछ बच गया तो, और मेरे कैश लेजर में बच गया 3B फाइल करने के बाद में, तो उसका रिफंड क्लेम कर लो। रिफंड नहीं क्लेम करना है तो पड़ा रखो भाई, अगले महीने यूज कर लेना, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, 3B को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है, नॉर्मल टैक्स पेयर्स के केस में तो आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, यानी कि ऑन और बिफोर 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, यानी कि जनवरी मंथ का जो 3B है वो नॉर्मल टैक्स पेयर को कब तक फाइल करना है, 20th फरवरी तक, ठीक है। बट अगर वो QRMP टैक्स पेयर है तो वो QRMP टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने 2 डेट्स है वो प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। एक डेट है 22nd ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब क्वार्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद में जो भी मंथ आएगा उसकी 22nd डेट, और कुछ केसेस में की है क्वार्टर एंड होने के बाद में जो 24th डेट आएगी वो वाली, ठीक है। अभी ये जो डेट्स है, अलग अलग डेट्स दी है, वो डेट किसके बेसिस पे आप कंसिडर करोगे, जो हम ये चेक करेंगे कि वो जो पर्सन है उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है। अगर उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इन 10 स्टेट्स या 4 यूनियन टेरिटरीज में है। कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स या फिर ये 4 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, इन 14 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में से कोई एक अगर आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपकी जो GST 3B की ड्यू डेट क्या होगी, 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। सपोज करो जैन टू मार्च के क्वार्टर की हम लोग बात करते हैं तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, उसकी ड्यू डेट हो जाएगी 22nd अप्रैल, ठीक है। क्वार्टर खत्म हो गया, उसके बाद जो भी मंथ है उसकी जो 22nd डेट है वो वाली, ठीक है। लाइकवाइज
ये जो 18 रिमेनिंग 18 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज है, उनके केस में ये डेट क्या है, 24th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। क्वार्टर एंड होने के बाद में 22 की जगह पे 24 डेट, यानी कि 2 दिन बाद में डेट। ठीक है, ये कौन से 18 स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। और 4 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे 24th डेट है। ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली अब 3B की 3 डेट्स हो गई। कुछ लोगों के लिए क्या हो गई 20th, कुछ के लिए 22nd और कुछ के लिए 24th। ठीक है, ओके। फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड सम मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड में जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं क्वार्टर के, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है वो कंप्यूट किया जाता है और वही अमाउंट पे किया जाता है। एक्चुअल में कितना टैक्स बन रहा है, कितनी लायबिलिटी बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, अभी ये जो फिक्स सम मेथड है, इसमें जो सम हम पे करेंगे, जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं गवर्नमेंट को, उसका जो कंप्यूटेशन है वो कैसे होगा। तो देखो, कंप्यूटेशन में सिंपल सा गिवन है, आप क्या करो, प्रीसीडिंग जो टैक्स पीरियड है, अभी प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड क्या हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है। कैसे, सपोज करो एक कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड है, अपन जैन टू मार्च क्वार्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जैन टू मार्च क्वार्टर है तो इसको कैश पे करना पड़ेगा, मंथली पेमेंट करना पड़ेगा जैन और फेब मंथ का। ठीक है, तो इसके लिए फिक्स सम मेथड अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या बताता है, क्या प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड देखो, अभी सपोज करो एक्स लिमिटेड है, ये पहले से ही QRMP स्कीम में ही है। ठीक है, तो इसका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है वो क्या होगा, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर होगा। इसमें ये QRMP स्कीम में ही थी तो इसने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया होगा और क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स किया होगा, मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया होगा बेसिकली। तो आप ये चेक करो कि ये जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया उसमें जितना भी टैक्स पे किया उस क्वार्टर का, ठीक है, वो क्वार्टर का टैक्स कितना था। सपोज करो उस क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर का टैक्स था वो कितना था, सपोज करो 1 लाख रुपीज था। ठीक है, तो फिक्स्ड सम मेथड क्या कहता है कि आप जो प्रीवियस जो आपका टैक्स पीरियड है उसका आप क्या कर लो, उसका आप जितना भी आपका टैक्स बनता है, जितना आपने पे किया था वो आप टैक्स लो। कौन सा टैक्स लेना है, कैश क्रेडिट दोनों मिला के नहीं लेना है, वो अमाउंट लेना है जो आपने कैश में पे किया। सपोज करो हमने 1 लाख रुपीज कैश में पे किया, मतलब ये जो 1 लाख रुपीज हम मान रहे हैं वो हमने कैश में पेमेंट किया, तो कैश पेमेंट ऑफ टैक्स ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो कैश में जितना भी आपने पे किया उसका आप क्या कर दो, 35% कंप्यूट कर दो। ठीक है, तो हमने 1 लाख रुपीज का टैक्स है प्रीवियस क्वार्टर में कैश में पे किया था, इसका हम 35% यानी कि ₹35,000 आया। ये जो 35,000 रुपीज है ये हमारा फिक्स्ड सम हो गया, यही आप जनवरी में भी पे करोगे और यही आप फरवरी में भी पे करोगे। तो समझ आया, अगर आपका प्रीवियस टैक्स पीरियड है वो क्वार्टर है तो फिर आपको क्या करना है, उस क्वार्टर में कितना कैश में टैक्स पे किया उसका 35% निकालो और वो हर महीने आप पे कर दो, दोनों महीनों में। ठीक है, ओके, समझ आया। अच्छा, ध्यान यही रखना है टोटल टैक्स नहीं लेना है, कैश में कितना पे किया वो हमको देखना है। ठीक है ना, अच्छा, पेमेंट कब करना है ये तो पता ही है, वो जनरल प्रोविजन जो है 25th को पे करना है अगले महीने की। ठीक है ना, अच्छा जी, अभी सपोज करो कि ये जो पर्सन है एक्स लिमिटेड, ये क्या है, नॉर्मल स्कीम से पहले नॉर्मली टैक्स पे कर रहा था, उसके बाद में इसको एलिजिबल था बट ये नॉर्मली मंथली पेमेंट ही कर रहा था। ठीक है, अभी जनवरी से इन्होंने क्या किया, स्विच किया, अब ये क्वार्टरली में आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें से हर मंथली रिटर्न फाइल किया होगा, तो दिसंबर मंथ का क्या गया होगा, मंथली रिटर्न गया होगा। तो जहां पे भी प्रीवियस टैक्स पीरियड में मंथली रिटर्न गया है, तो मंथली रिटर्न के केस में तो बहुत सिंपल है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें प्रीवियस टैक्स पीरियड क्या हुआ, मंथली हुआ, तो कौन सा हुआ, दिसंबर मंथ का रिटर्न हुआ। ठीक है, तो दिसंबर मंथ के रिटर्न में आप चेक करो कि कैश में कितना टैक्स पे किया। तो दिसंबर मंथ के रिटर्न में सपोज करो मैंने कैश में 20,000 रुपीज का टैक्स पे किया। ठीक है, क्या लेना है, 20,000 जो कैश में पे किया वो अमाउंट पिक करना है और वही अमाउंट है
वो आप क्या करोगे, पे करोगे। सपोज करो दिसंबर में 20,000 पे किया, तो ये 20,000 है मैं जैन में भी पे करूंगी, ठीक है, और यही 20,000 है मैं फेब में भी पे करूंगी। समझ आया? ठीक है, चलो ओके, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये जो मंथली टैक्स पेमेंट है फिक्स सम का, ये हमको कब नहीं करना है, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमको ये फिक्स सम मेथड में जो ये हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और पे कर रहे हैं वो हमको पे नहीं करना है। दो सिचुएशंस थी। पहला तो क्या, जब निल लायबिलिटी हो, मतलब कुछ टैक्स बनता ही नहीं, इस बार तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली तब हमको पेमेंट भी नहीं करना है। दूसरी सिचुएशन, जब व्हेन बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेड मंथ। सपोज करो जनवरी मंथ की हम बात करते हैं, हमारी लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपीज, सपोज करो, ठीक है, या हमको जो अमाउंट पे करना है वो कितना बनता है, सपोज करो वो 1 लाख बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारे कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में इतना अमाउंट पड़ा है। मतलब अगर हमारे कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में 1 लाख से ज्यादा पड़ा है या एटलीस्ट 1 लाख रुपीज पड़ा है, तो हमको कोई भी पेमेंट है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश और क्रेडिट दोनों मिला के देखना है, ठीक है ना। ओके जी, अच्छा ये तो हो गई बात फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर की, जनवरी मंथ की हमने बात की। अभी बात करते हैं सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर की। सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, पहली सिचुएशन जब निल लायबिलिटी है तो ऑब्वियसली कोई अमाउंट पे नहीं करना है। दूसरी सिचुएशन क्या है, where balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for cumulative tax liability of first and second month of the quarter। क्या कहता है ये, कब नहीं पेमेंट करना है आपको, जब आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है कि आप अपने फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ की जो लायबिलिटी है वो उससे सेट ऑफ कर सको। सपोज करो एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ इसके जो क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा है, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को मिला के देखते हैं कितना पड़ा है, सपोज करो 2 लाख रुपीज पड़ा है, ठीक है, और इसकी फर्स्ट और सेकंड मंथ की जो लायबिलिटी है वो मिला के कितनी आती है, सपोज करो 1.8 लाख की आती है। तो क्या हुआ, उसके पास कैश और क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा पड़ा है बट उसकी लायबिलिटी कम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो भी क्या होगा, इसको कोई भी तरह का मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है फिक्स सम मेथड का, ये ऑप्शन ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने पार्टली टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो हम बात कर रहे हैं जनवरी टू मार्च मतलब क्वार्टर के रिटर्न की, ठीक है। अभी कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया, सपोज करो उसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया, नया नया रजिस्ट्रेशन लिया, कब लिया, सपोज करो नवंबर में लिया, ठीक है, और उसी टाइम उसने QRMP स्कीम ले ली। तो उसने वैसे तो अक्टूबर टू दिसंबर उसका क्वार्टर होगा, प्रीसीडिंग जो क्वार्टर होगा, बट उस क्वार्टर का उसने पूरा रिटर्न नहीं फाइल किया है क्योंकि वो तो नवंबर में ही रजिस्टर्ड हुआ, उससे पहले तो उसकी कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह थे ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पे क्या होगा, ये रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल किया बट फिगर्स उसमें कितने, फिगर्स तो उसमें 1.5 महीने के ही आ रहे हैं, मतलब नवंबर से दिसंबर तक के ही आ रहा है। तो ये तो क्या हो गया, इसमें जो हम ये फिक्स सम लेते हैं वो तो क्या होगा, जस्टिफाइड होगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, जिसने पार्टली रिटर्न फाइल किया है पार्ट पीरियड के लिए, ऐसे लोगों को ये जो फिक्स सम वाला जो मेथड है वो हम नहीं देंगे। तो इन लोगों के लिए क्या होगा भाई, इन लोगों के लिए सेल्फ असेसमेंट मेथड ही होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ लो, इनकम्प्लीट टैक्स पीरियड के लिए अगर रिटर्न फाइल किया तो उनको फिक्स सम मेथड है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, अभी बात करते हैं इंटरेस्ट की। देखो आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में कुछ पेमेंट किया, ठीक है, उसके बाद आप वो क्या है, वो नोशनल अमाउंट है, नोशनल अमाउंट कंप्यूट किया और फिर उसका आपने पेमेंट किया। जब आप अपना 3B फाइल करोगे तो उसमें आपकी एक्चुअल लायबिलिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो देयर आर चांसेस कि एक्चुअल लायबिलिटी काफी बार क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए, हायर साइड पे आ जाए। तो अगर एक्चुअल लायबिलिटी हायर साइड पे आती है तो क्या डिफरेंशियल अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब सपोज करो आपने जो पेमेंट किया वो कितना किया, सपोज करो आपने दोनों महीनों का मिला के आपने पेमेंट किया, सपोज करो 200 रुपीज, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल लायबिलिटी आई सपोज करो वो 250 रुपीज आई, ठीक है। तो ये क्या बैलेंस 50 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस बारे में लॉ क्या कहता है कि अगर ये फिक्स सम मेथड है और वो एक्चुअल लायबिलिटी का पेमेंट है, वो क्या कर देता है बाय द ड्यू डेट, मतलब जब वो 3B फाइल करेगा तो वो उसने बाय ड्यू डेट फाइल किया है
और जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो भी उसने टाइमली पे कर दी है बिफोर ड्यू डेट, तो फिर बाय ड्यू डेट अगर पे कर देता है तो फिर उसको कोई तरह का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर पेमेंट ड्यू डेट से वो नहीं करता है तो क्या होगा, तो ड्यू डेट से उसने पेमेंट नहीं की तो भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहाँ से कंप्यूट होगा कि आपने PMT 06 कब फर्निश किया था वहां से आप कंप्यूट करोगे। और कहाँ तक कंप्यूट करोगे, अब जब आप एक्चुअल में पेमेंट करने जा रहे हो एक्चुअल लायबिलिटी कंप्यूट करके, उस पीरियड का क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। ओके चलो, अगर 3B है वो भी अगर आप लेट फाइल करते हो तो भी क्या होगा, तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्रेडिट जो पड़ा है वो सेट ऑफ कर दो, नेट लायबिलिटी पे क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब, अगर आप अपना 3B है वो लेट फाइल करते हो तो, ठीक है। इंटरेस्ट के प्रोविजंस क्लियर हुए। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो देखते हैं कि जो मंथली पेमेंट है और हम कैसे कर सकते हैं। तो फिक्स्ड सम के अलावा एक सेल्फ असेसमेंट मेथड भी है। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड सम नहीं पे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर मंथ की हम खुद असेस करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसका हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वो एक्चुअल लायबिलिटी कंप्यूट करता है, क्रेडिट कितना है वो उससे लेस करता है और रिमेनिंग जितना भी बैलेंस बचता है वो क्या कर देता है, उसको PMT 06 में पे कर देता है, ठीक है। ओके अच्छा जी, अभी जब आप 3B फाइल करने जाओगे तो आप क्या करोगे, जितनी लायबिलिटी बनी आपकी उसमें से आपने जो पहले 2 महीनों में जितना भी अमाउंट पे किया है PMT 06 से, वो क्या होगा, वहां से पहले डेबिट होगा और रिमेनिंग जितनी भी लायबिलिटी होगी वो आपको अब पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अभी क्या होता है कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, हमारी पहले हमने PMT 06 से पेमेंट किया 2 महीनों तक, फिर हमने 3B फाइल किया, एक्चुअल लायबिलिटी आई, फिर हमने क्या किया, एक्चुअल लायबिलिटी को हमने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में भी हमारे कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा है, उसका क्या होगा, तो भाई उसका तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो, मुझे रिफंड नहीं लेना है तो क्या करोगे, तो भाई पड़ा रखो ना, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसको यूज कर लेना, ठीक है। ओके अच्छा जी, अभी ये जो सेल्फ असेसमेंट मेथड है उसमें इंटरेस्ट का क्या स्टेटस रहेगा। देखो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की बात आती है, जितना भी आपने लेट किया कि आपकी जितनी भी ड्यू डेट थी वहां से आप लेट हो गए पे करने में, तो भाई इंटरेस्ट तो लगेगा, ठीक है। मंथली पेमेंट के केस में भी इंटरेस्ट लगेगा। जब आप फाइनली GST या 3B पे करने जाओगे वहां पे भी अगर आप लेट हो गए तो भी क्या होगा, वहां पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह पे करना पड़ेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड सम में क्या था, एक रिलैक्सेशन था ना कि भाई मंथली पेमेंट कर दिया और लास्ट में जाते जाते आपकी लायबिलिटी हायर साइड पे आ गई, तो उसमें एक ऑप्शन था आपके पास में कि अगर आप 3B है, 3B अगर आप टाइमली फाइल कर देते हो और अपना टैक्स भी टाइमली पे कर देते हो तो वो जो शॉर्टफॉल था, है ना, जो आपने फिक्स सम पे किया, मतलब मंथली पेमेंट जो किया और एक्चुअल में जो लायबिलिटी बनी उसमें जो शॉर्टफॉल आ रहा था उस पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता था। बट यहाँ पे यानी कि ये जो सेल्फ असेसमेंट वाला केस है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, है ना, वहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है, ठीक है ना। ओके अब हम लोग देखते हैं कि ये जो QRMP स्कीम है इसका और लेट फीस का क्या कनेक्शन है, क्या लेट फी के प्रोविजन में इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो लेट फीस है वो सेक्शन 47 में जाकर लगती है, कहाँ जाकर लगती है, सेक्शन 47 में। और सेक्शन 47 क्या कहता है कि जब भी GSTR 1 या GSTR 3B आप लेट फाइल करोगे तो आपको लेट फी है वो पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि GSTR 1 और GSTR 3B चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप इनको बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल करते हो तो उस सिचुएशन में आपको लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी। बट QRMP सप्लायर्स जो होते हैं उनको अपने जो क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स है उसमें क्या करना पड़ता है, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। तो क्या जो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है वो अगर डिले हो जाता है तो क्या सीन होगा, तो भी क्या लेट फी लगेगी, तो नो, सेक्शन 47 ये जो मंथली पेमेंट है उसको कवर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मंथली पेमेंट को डिले कर देते हो तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट लग सकता है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस, बट जो लेट फी है वो नहीं लगेगी, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।
This is CA Preeti Parihar signing off for now. Goodbye.